तो आज हमारा क्वेश्चन है कि संसदीय स्थायी समितियों द्वारा संवीक्षा के बिना विधेयकों को पारित करने की परिपाटी उनके महत्व को छीन करती है तथा गलत दृष्टांत स्थापित करती है। चर्चा कीजिए। मतलब संसदीय समितियों का जो काम है कि आप विधेयकों को जांच कीजिए अच्छा से, तो उनको बिना जांच के बिना समीक्षा के आप उसको पारित कर रहे हैं और ये जो आपकी परिपाटी है उन आपके महत्व को ही कम कर रही है और एक गलत मैसेज दे रही है, गलत दृष्टांत। तो ये कैसे आप देखेंगे? तो इस प्रश्न को करने का दृष्टिकोण ये है कि संसदीय स्थायी समिति को सबसे पहले परिभाषित करना है, फिर संसदीय स्थायी समिति द्वारा जो समीक्षा के बिना विधेयकों को पारित करने संबंधी कुछ उदाहरण आंकड़े हैं तो उसको उल्लेख करना है, फिर संसदीय स्थायी समिति द्वारा समीक्षा के बिना विधेयकों को पारित करने संबंधी क्या निहितार्थ हैं, उसके मतलब क्या प्रभाव होंगे, और उसके बाद उसका निष्कर्ष बताना है। तो जैसे शुरू करते हैं, तो देखिए संसदीय स्थायी समिति की प्रकृति स्थायी होती है और ये सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाती है और ये अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके फलस्वरूप संसद की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। तो चूंकि ये राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट, आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति नाम नॉमिनेट करेंगे, इसके ये सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित भी होंगे, स्थायी प्रकृति के रहेंगे, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्ट अपने सदन में देते हैं उसी की रिपोर्ट के आधार पर संसद की सारी गतिविधियों में जो है एक प्रकार से कार्यों में सहायता मिलता है। जैसे कि कुछ स्थायी समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और विभाग से संबंधित हर एक विभाग की अपनी स्थायी समितियां होती हैं। तो ये हुआ। अब देखते हैं इनकी किस प्रकार से काम या महत्व छीन स्तर पर दिखाई दिया है। तो इन समितियों के महत्व के बावजूद 16वीं, अब तो ये हम लोग महत्व देख लिए कि हाँ देखिए ये होता क्या है, कैसे बनता है, संरचना देख लिए और क्या काम करती हैं, अपना रिपोर्ट देती हैं सदन में और सदन की गतिविधियाँ उसके रिपोर्ट के आधार पर सहायक होती हैं। तो उसका एग्जांपल देखिए। अब देखिए 16वीं लोकसभा में आप देखिएगा जितने भी विधेयक पूरा स्थापित किए गए, मतलब लाए गए, उनमें से केवल 25% विधेयक को ही, केवल 25% विधेयक को ही जो है यहाँ पर समितियों को भेजा गया था। मेन बात यहाँ पर ये हो रहा है। और उसके बाद 15वीं और 14वीं लोकसभा देखिएगा तो उससे पहले तो 14वीं लोकसभा में 60% था, 15वीं लोकसभा में 71% था और 16वीं लोकसभा में 25% विधेयक को ही केवल भेजा गया। जबकि 17वीं लोकसभा में आप देखिएगा तो बस 14 विधेयक थे जो आपका पारित किए गए पहले सत्र में और किसी भी विधेयक को संसद की समीक्षा नहीं की गई। मतलब पहला सत्र जो होता है, मतलब बजट सत्र, उसमें 14 विधेयक पारित हुए और किसी का भी संसदीय समीक्षा नहीं हुआ, संसदीय समिति द्वारा समीक्षा नहीं हुआ। जैसे कि आप आरटीआई विधेयक को ही देखिए, आरटीआई संशोधन विधेयक 2019 में आया है, वापा जो आया 2019, ये जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक रहे इनका संसदीय स्थायी समितियों का द्वारा समीक्षा या फिर जो भी विश्लेषण होता है, क्रिटिकल एनालिसिस, वो किया ही नहीं गया और उसके बाद इसको पारित कर दिया गया। तो ये मुख्य रूप से कुछ डाटा है, जो डाटा ये शो करता है कि आपका मतलब क्यों संसदीय समितियों का जो महत्व है उसके बावजूद भी वर्तमान स्थिति छीन होती जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो संसदीय समितियों द्वारा समीक्षा के बिना विधेयकों को पारित कराने की जो प्रक्रिया है हो रही है उसका क्या निहितार्थ, क्या उसका अर्थ, उसकी प्रभाव होने वाली है संभावित। तो संसद की सरकारी नीतियों की समीक्षा करने की क्षमता को बढ़ाए, कि संसद जो है सरकारी नीति की समीक्षा करने की जो संसद की क्षमता है उसको प्रतिबंधित करता है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट ही नहीं देगा, उसकी जांच ही नहीं होगी तो संसद पर उस पर बहस कैसे होगी। संसद के पास समय उतना है नहीं और सुविचारित चर्चा के अभाव में सरकार को अपेक्षाकृत कम जवाबदेह बनाता है। सबसे पहले चर्चा तब होगा जब उससे संबंधित कोई विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट आएगा और विशेषज्ञ वो समिति उसका क्रिटिकल एनालिसिस करती है। अगर वो समीक्षा करेगी ही नहीं तो संसद में उस विषय में एक पूरा ओवरऑल चर्चा कैसे होगा, और चर्चा नहीं होगा तो उस चर्चा के अभाव में सरकार तो कम जवाबदेह रहेगी ना, सरकार अपेक्षाकृत कम अकाउंटेबल बनेगी। अब आगे अगर हम लोग देखें दूसरा चीज़, तो संसदीय समितियों जो स्थायी समिति की समीक्षा के बिना जो विधेयक पारित करा उसमें समग्रता और दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव विधेयक ना हो, एक्ट ना हो, उसमें एक प्रकार से दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है।
और ऐसे अधिनियम को बार बार संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है कि वो फिर कल दिन जाके उसी विधेयक में कुछ खामी निकल के आए, फिर उसको संशोधन करने के लिए लाया जाए, और बारंबार संशोधन करने पर क्या होगा, संसद का अपना अलग समय ही जाएगा और उसमें वो अनावश्यक विलम्ब क्रिएट करेगा। तो इसका जो मूल उद्देश्य है उस विधेयक को लाने का, उसकी प्राप्ति में बहुत देरी होगी और हो सकता है वो प्राप्ति ही ना हो पाए। तो ये कह सकते हैं समग्रता, दूरदर्शिता का अभाव, जिसके कारण संशोधित बार बार करने की प्रक्रिया हो सकती है, अनावश्यक विलम्ब हो सकता है। और यह विपक्ष की भूमिका को छीन करता है। विपक्ष की जो भूमिका है उसको छीन करेगा। जाहिर सी बात है ना, संसदीय समितियों के भी भाग होते हैं, क्योंकि ऐसे में तो मान लेते हैं सत्ता पार्टी का बहुमत है तो पारित हो जाएगा, लेकिन जो संसदीय समितियां हैं, स्थायी समितियां, उसमें विपक्ष के मेंबर भी रहते हैं। और विपक्ष के मेंबर अगर रहते हैं तो उनके पास अगर संसदीय समिति के पास भेजा ही नहीं गया तो फिर जांच कैसे होगी? जांच नहीं होगी तो फिर एक प्रकार से विपक्ष की भूमिका भी सीमित हो रही है। ये तीसरा चीज़ हो गया। चौथा चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो कई तरीके विधेयक की मतलब विधायिका की जो है समीक्षा से बनने वाले कई तरीका हैं, जो जैसे गिलोटिन है, बार बार अध्यादेश को लाना, ये सारे प्रक्रिया द्वारा वो संसदीय समिति की समीक्षा से बचना चाहता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जैसे भी जो भी इससे संबंधित हितधारक हैं, मतलब कोई भी विधेयक, तो उससे उसकी संलग्नता में कमी आएगी, वो उसमें जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि समितियां क्या करती हैं ना, एक तरफ से वो संसद और लोगों के बीच की कड़ी का काम करता है, लोगों के बीच और कड़ी का काम करता है, लोगों के बीच ज्वाइनिंग हैंड का काम करता है। उसके साथ साथ दूसरी ओर प्रशासन और संसद दोनों के बीच में भी एक कड़ी का काम करता है। तो प्रशासन और संसद के बीच कड़ी का काम करता है, लोगों और संसद के बीच कड़ी का काम करता है, और उस कड़ी को ही आप अगर तोड़िएगा तो फिर किस प्रकार से जितने भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे उस पार्टिकुलर एक्ट या बिल से रिलेटेड, वो इसमें संलग्न हो पाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसमें हो सकता है कि समितियों के गैर पक्षपातपूर्ण कार्यों की उपेक्षा भी करता है, क्योंकि संसदीय समितियां को माना जाता है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर गैर पक्षपाती प्रक्रिया से कार्य करेंगे। तो अगर उनके पास अगर हम कार्य उनको करने ही ना दे तो उन एक प्रकार से उनकी चीज़ को इग्नोर करना, उनको उपेक्षा करना ही हुआ। और गुप्त बैठकें जो आयोजित की जाती हैं समितियों द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि सदस्य पार्टी व्हिप के निर्णयों के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि संसद में अगर कोई बैठक हो रहा है, संसद में अगर कोई मतदान हो रहा है, तो उसमें किसी भी पार्टी के मेंबर एमपी जो हैं वो वोट उसी आधार पे देंगे जैसे उस पार्टी के व्हिप ने निर्णय लिए। लेकिन जब संसदीय समितियां में होती हैं बैठकें और उस जगह पे कोई भी यहाँ पर वार्तालाप होता है, तो वहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी बातें आती हैं, वहाँ पर व्हिप के निर्णय का दबाव नहीं रहता उस सदस्य पे। तो इस प्रकार से ये जो गैर पक्षपातपूर्ण जो एक प्रकार से एनालिसिस करने की प्रक्रिया है विश्लेषण को, उसको आप उपेक्षित कर रहे हैं। और इसके कारण जो सदस्य हैं सार्थक तरीके से विचार विमर्श करने में सक्षम जो होने की जो प्रक्रिया है कि चूँकि व्हिप उसमें अधिकारी नहीं है उनका निर्णय, तो वो जो सार्थक विचार विमर्श को आप एक प्रकार से दबा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आप वित्तीय विवेक देखिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो वित्तीय विवेक को भी बाधित करता है। कैसे बाधित करता है कि समितियां क्या करती हैं, सार्वजनिक व्यय में कितना आपका मितव्ययिता है, दक्षता है, उसको दिखाती हैं कि एक्चुअली में इतना एक्सपेंडिचर हुआ, वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और कितना होना चाहिए था, उस जगह पे और अच्छा क्या हो सकता था, या फिर उसका पूरा डिटेल देखती हैं जैसे लोक लेखा समिति। तो वो जो मतलब एक प्रकार से फाइनेंशियल जवाबदेहिता को बनाए रखती हैं, उस चीज़ को आप बाधित कर रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि मंत्रालय और विभाग द्वारा जो भी अपनी मांगों के अनुरूप जो भी अनुदान मांगा जाता है, जो भी एक आवंटन किया जाता है, तो उसको मतलब इसमें संसदीय समितियों द्वारा जांच करके देखा जाता है कि एक्चुअली में वो आवंटन कितना सही है और कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर है तो सही है, क्या वो उस मंत्रालय का परफॉर्मेंस सही रह रहा है। तो इस चीज़ को, मांग को, सप्लाई को, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे जो एक विश्लेषण के पश्चात जो उनको आवंटन बजटीय किया जाता है, उसकी दक्षता को, उसकी मितव्ययिता को ये समितियाँ सही करती है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय में एक प्रकार से पारदर्शिता भी झलकती है। तो ये सारी चीज़ बाधित होंगे। इसका परिणाम ये होगा, सबसे पहले तो सरकार की नीतियों की समीक्षा करने की क्षमता बाधित होगी, समग्रता, दूरदर्शिता का अभाव के कारण विधेयक आएगा।
बारंबार संशोधन होगा, अनावश्यक विलम्ब होगा, मूल उद्देश्य नहीं प्राप्त होगा, विपक्ष को आप छीन कर रहे हैं, गिलोटिन और अध्यादेश का प्रेक्षापन कर रहे हैं, संवीक्षा से बचने के लिए हितधारकों की संरचना में कमी होगी, क्योंकि संसद और लोगों के बीच और प्रशासन और संसद के बीच ये कड़ी का काम करते हैं। गैर पक्षपातपूर्ण रवैया को आप ही करेंगे, क्यों? क्योंकि गुप्त बैठकें आयोजित होती है, विप के निर्णय के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। वित्तीय विवेक को ही कीजिएगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता दक्षता सुनिश्चित करते हैं। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यह स्थिति गलत दृष्टांत स्थापित करती हैं, क्योंकि कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण संवैधानिक आदेश के विरुद्ध है। कार्यपालिका पर जो विधायिका के नियंत्रण का जो संवैधानिक अधिदेश है उसके विरुद्ध ये प्रक्रिया जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण रखेगी कई तरीके से, उसमें से संसदीय समितियां और स्थायी समितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, और उनकी भूमिका को अगर छीन किया जा रहा है तो एक प्रकार से संवैधानिक ऑर्डर, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ ये बात है। और सभी विधेयकों को समितियों को संदर्भित करना और उसके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अपेक्षाकृत वृद्धि करना और पर्याप्त अनुसंधान सहायता के साथ समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु जो मतलब एक अनुशंसा दिया गया था इनके द्वारा, राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम समीक्षा आयोग, तो इस चीज़ को अंगीकरण करना एक अभी के समय की अनिवार्यता है। पहला चीज़ क्या कि आप सभी विधेयक को समितियों के लिए संदर्भित कीजिए, उसके बाद जो मतलब कार्यकाल की अवधि है उसको वृद्धि कीजिए, पर्याप्त अनुसंधान सहायता दीजिए, और इसके साथ साथ उनकी अनुशंसाओं को अंगीकृत भी कीजिए जो अनुशंसा दिया गया था NCRWC के द्वारा। मतलब आपका राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम समीक्षा आयोग की ये जो विशेषताएं सिफारिश थी उसको अंगीकृत किया जा सकता है, तभी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्थायी समितियों के द्वारा जो समीक्षा नहीं किया जा रहा है उसको सही किया जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन था। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे नेक्स्ट यहाँ दिखेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राज्यसभा की संरचना और निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा से किस प्रकार भिन्न है? क्या आप मानते हैं कि हाल के दिनों में राज्यसभा अपनी परिकल्पित भूमिका के निर्वहन में सक्षम रही है? तो ये चीज़ है, राज्यसभा और लोकसभा का संचित परिचय देना है, राज्यसभा लोकसभा की संरचना और निर्वाचन प्रक्रिया में भिन्नता को बताना है, फिर राज्यसभा के हाल के दिनों में आवश्यक नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने की सक्षम रही हैं या नहीं, इसको उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करना है, और इनके उसको उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष भी देना है। तो सबसे पहले देखिए, संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, ठीक है, ये इंट्रो हो गया। उसके बाद हालांकि दोनों सदन के साथ एक भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय का गठन करते हैं एक साथ, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, दोनों सदन की भूमिका उसमें रहती है, लेकिन उनमें भी कुछ संरचनात्मक और निर्वाचन की भिन्नताएं हैं। जैसे संरचनात्मक भिन्नता देखते हैं सबसे पहले। तो संरचनात्मक भिन्नता जो देखेंगे तो उसमें संरचनात्मक भिन्नता में हमें दिखेगा कि देखिए सदस्य संख्या, देखिए आर्टिकल 81 बोलता है सदस्य संख्या आपका 552 निर्धारित है, लेकिन अभी 545 है लोकसभा में वर्तमान में, और उसमें आर्टिकल 80 में है राज्यसभा में कि 250 निर्धारित हैं, लेकिन अभी आपका 245 है। तो ये हो गया। उसके बाद पीठासीन अधिकारी रहेंगे, वो भी निर्वाचित होंगे सदस्यों से भी, और इसमें पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पदेन सभापति होते हैं, ठीक है ना। अवधि जो होता है लोकसभा का तो वो 5 वर्ष होता है, और ये एक स्थायी सदन है राज्यसभा, और किसी भी समय लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष में आएंगे। तो ये संरचनात्मक विशेषता हो गया। सबसे पहले सदस्य संख्या देख लिए, पीठासीन अधिकारी देख लिए, उसके बाद हम देख लिए उनका कार्यकाल देख लिए। अब उनके निर्वाचन में भिन्नता देखिए तो निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा, और राज्यसभा में क्या होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है राज्यसभा में। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है पद्धति, और इसमें क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अर्हता 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उसमें 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये अर्हता है। और उसके साथ साथ क्या है, आर्टिकल 334 के तहत
लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण है, राज्यसभा में SC/ST के लिए आरक्षण नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये बात है। संघ राज्य का प्रतिनिधित्व देखते हैं, उनका जनसंख्या के आधार पे किया गया लोकसभा में, और राज्यसभा में केवल विधानसभा वाले संघ राज्य का प्रतिनिधित्व है, इसलिए केवल दिल्ली और पुडुचेरी का ही प्रतिनिधित्व है। तो ये हम लोग निर्वाचन की भिन्नता देख लिए। सबसे पहले तो संरचनात्मक भिन्नता में क्या देखें, सदस्य संख्या, पीठासीन अधिकारी और उसके साथ साथ उनका अवधि, ये हो गया संरचनात्मक। निर्वाचन में क्या देखें, निर्वाचन का रीति क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तरीका क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और उनका क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमण मत, अर्हता 25 वर्ष 30 वर्ष हो गया। इसमें 334 में आरक्षण है, उसमें आरक्षण नहीं है, और जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व है इसमें, और उसमें आपका केवल विधानसभा वाले यूटी में ही प्रतिनिधित्व है। ये हो गया। अब अगर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन का पार्ट देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा की प्रभावशीलता का आकलन देखिए। तो सबसे पहले एक विधेयक आया था 2014 में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है ना उसका संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण विधेयक, और एक जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन वाला विधेयक है। ये जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, और उसको फिर बाद में अधिनियम बन गए अनेक महत्वपूर्ण। तो ये एक्चुअली हम लोग प्रभावशीलता का आकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा गया कि राज्यसभा के क्या वो सक्षम रही हैं, ये पूछ रहा है कि आप बताइए ये कहाँ तक इसका पॉजिटिव है, कहाँ तक इसका अभी तक मतलब पॉजिटिव अप्रोच रहा है, कॉन्सिक्वेंस रहा है, प्रभावशील रही हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हो गया, ट्रांसजेंडर विधेयक 2014, ये सब वहाँ राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। और 2014 में चुनावों के बाद लोकसभा जो है वो आपका सुदृढ़ विपक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा द्वारा विधेयकों के मनमाने और शीघ्रता से पारित किए जाने पर नियंत्रण स्थापित करने में 2014 के चुनाव के बाद क्या हुआ ना कि लोकसभा में एक सुदृढ़ विपक्ष नहीं रहा, उसकी अनुपस्थिति रही। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी विधेयक मनमाने तरीके से या शीघ्रता से पारित हो जा रहे अगर हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए राज्यसभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आपका नागरिकता संशोधन विधेयक 2014 उसमें भी लाया गया था, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना। संयम और पुनर्विचार हेतु एक है, क्योंकि संघीय संरचना के अनुरक्षण करता है। ये राज्यसभा संघीय संरचना का अनुरक्षण करता है और राज्य के हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि GST विधेयक में पारित होने के दौरान ही आप देख सकते हैं, तो वो संघीय संरचना का अनुरक्षण करता है, राज्य के हितों का संरक्षण भी करता है। संयम एक मतलब एक प्रकार से संयमता और पुनर्विचार के लिए एक सदन के रूप में काम करता है। तो GST वाला देख सकते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक पर सीमित शक्ति है, तो चूंकि हम कह सकते हैं राज्यसभा धन विधेयक पर सीमित शक्ति है, इसलिए आधार विधेयक जो 2016 में आए जैसे महत्वपूर्ण विधेयक संसद में धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इस प्रकार बजट के संदर्भ में सीमित प्राधिकार प्राप्त हैं और अविश्वास। तो हम लोग वहाँ तक पॉजिटिव देख लिए। अब देखते हैं इनकी क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले कि धन विधेयक पर सीमित शक्ति है, इसीलिए आधार विधेयक को जब आपका लाया गया था धन विधेयक के रूप में, तो फिर उसको फिर राज्यसभा में सीमित प्राधिकार था, और उसके साथ साथ बजट में भी इसको सीमित प्राधिकार हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में भी सीमित शक्ति है। एक आया था विधेयक आतंकवादी निरोधक विधेयक 2002, उसमें वैसे विधेयक में राज्यसभा में वो पारित ही नहीं हुए थे। तो फिर संयुक्त बैठक में राज्यसभा पर्याप्त संख्या में अभाव के कारण वो पारित। अब मान लेते हैं, देखिए आतंकवादी निरोध अधिनियम विधेयक जो है एक प्रकार का सामान्य विधेयक है, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति के कहने पर क्या हुआ, संयुक्त बैठक आया तो वहाँ पर फिर वो पारित इसलिए हो गया क्योंकि राज्यसभा की वहाँ पर्याप्त संख्या नहीं थी। तो वो चीज़ हम लोग वहाँ देख रहे हैं कि इनकी ये सीमाएं रह रही है। संयुक्त बैठक के दौरान कई बार राज्यसभा के मतलब पारित न किए गए विधेयक को भी पारित कर दिया जाता है। और राज्य का परिषद, चूँकि राज्यसभा राज्यों का एक सभा है, राज्य का परिषद है, तो इसीलिए राज्यों के हितों के संरक्षण की परिकल्पना ये करेगा, और इसी के लिए इसको बनाया गया कि राज्यों के हितों का संरक्षण करें। लेकिन गठबंधन की राजनीति के कारण राज्यों के हितों पर दलों के हित को वरीयता दिया जा रहा है। राज्य के हित की जगह दल का हित आ रहा है। एक्चुअली में राज्यसभा में क्या होना चाहिए, राज्य का हित सर्वोपरि होना चाहिए, किसी पार्टी का हित नहीं होना चाहिए। तो राज्य का हित की जगह यहाँ दल का हित बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा का आम चुनाव में पराजित प्रत्याशियों के पार्श्विक निर्वाचन के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। राज्यसभा का जो है ना आम चुनाव जब होता था तो पराजित जो प्रत्याशी है उसका पार्श्विक बैकडोर एंट्री भी किया जा रहा है। जैसे इसके साथ ही सदस्यों की अल्प उपस्थिति भी सदन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। राज्यसभा में मान लेते हैं
सदस्य बहुत कम उपस्थित है, तो जितने में अगर सदन का चल रहा है कोरम पूरा होने के बाद, तो उसी में कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो ये कुछ सीमाएं हैं और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थी। प्रभावशीलता कहाँ तक सक्षम रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं। और इस ऐसा प्रतीत होता है इससे कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, हालांकि अभी भी राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह न केवल परिचर्चा के लिए द्वितीय सदन है, बल्कि राज्यों के हितों का प्रतिनिधि भी है, एक प्रहरी की भूमिका निभाता है। और लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधानों में सुधार के लिए राज्यसभा को स्वयं को संशोधनकारी हाउस के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये ये जो है ना वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड ये है कि आप उसको एक प्रहरी की भूमिका निभाइए, और जो भी एक्ट ला रहे हैं लोकसभा, तो उसको एक हाउस ऑफ करेक्शन के रूप में मान्यता दीजिए, उसको स्थापित कीजिए। तो ये राज्यसभा का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगे चल के प्रयास हो सकता है राज्यसभा को बदलने का। तो ये मुख्य रूप से था।